नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कंसेप्चुअल मॉन्क में। दोस्तों आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं आपके लिए। साइंस के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे आपके। और हर परीक्षा में यही क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हैं, तो हम वही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन हेल्प करेंगे। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं पार्ट 1 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल नॉलेज जनरल साइंस की पार्ट 1 की वीडियो को। तो आइए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कारण पानी में लवण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट्स इन वाटर कॉजेज ब्लू बेबी सिंड्रोम? तो केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, नाइट्रेट। नाइट्रेट की वजह से जो है वो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जो पानी में जो लवण होता है उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रेट्स की वजह से। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू कंटेमिनेशन, नाइट्रेट कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर। ठीक है जी, इसका आंसर है नाइट्रेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द टर्म्स hypoglycemia and hyperglycemia are related to which among the following? hypoglycemia और hyperglycemia शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लड शुगर से। जो रक्त में शर्करा होती है उससे ये हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसेमिया शब्द जो है वो संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों की बात हुई है, हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ा स्टैटिक जीके बता देते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया होता है लो ब्लड शुगर की वजह से। जब रक्त में शर्करा की मात्रा जो कम हो जाती है, लो हो जाती है, तो हाइपोग्लाइसेमिया होता है। और हाइपरग्लाइसेमिया होता है जब हाई हो जाती है ब्लड शुगर। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, हाइपोग्लाइसेमिया इज लो ब्लड शुगर एंड हाइपरग्लाइसेमिया इज हाई ब्लड शुगर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स? निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मांड विस्तार की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, एडविन हबल, नाइल्स बोर एंड एस चंद्रशेखर और सीवी रमन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। एडविन हबल ही थे जो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर थे और वो फर्स्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो यूनिवर्स है, जो हम लोग का ब्रह्मांड है, वो एक्सपेंड हो रहा है, वो उसका विस्तार हो रहा है। तो इनकी एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी के हिसाब से यूनिवर्स इज प्रेजेंटली एक्सपेंडिंग। जो ब्रह्मांड है वो आज भी क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। उन्होंने उस टाइम ये बताया था और उन्होंने ये प्रूव किया था कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है स्पीड ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो बहुत अलग अलग गैलेक्सीज हैं उनकी स्पीड में, एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। तो इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, हबल लॉ। इसी को हबल लॉ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक हबल ने प्रूव किया था, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिया था बिटवीन द स्पीड्स ऑफ डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड देयर डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। दिस इज नोन एज हबल लॉ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एडविन हबल इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिगार्ड टू अ फिक्स्ड स्टार? एक निश्चित तारे के संबंध में अपनी दूरी के बारे में एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय क्या है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइडरियल डे। इसको नक्षत्र दिवस भी बोला जाता है, नक्षत्र दिन भी बोला जाता है साइडरियल डे को। साइडरियल डे है जो टाइम लेती है अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन लेने में अपने ही दूरी पर। विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड स्टार, सोलर डे इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। सन के जो रिस्पेक्ट में जब अर्थ अपनी एक कंप्लीट रोटेशन लेती है अपनी ही दूरी पर, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, साइडरियल डे के नाम से। तो इसमें अगर साइडरियल की बात आई है तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर और भी है। शेक इज द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, और 1 शेक किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर -8 सेकंड ट्रॉपिकल ईयर। और ट्रॉपिकल ईयर किसको बोलते हैं हम लोग, द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स, उसे ही ट्रॉपिकल ईयर बोलते हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा, ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम के पकने के लिए निम्नलिखित में से
सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड ही जो है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं आम को पकाने के लिए। कैल्शियम कार्बाइड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया। It reacts with the moisture emanated by the respiration of the fruit. It liberates a gas called acetylene which helps in ripening the fruit. तो जो ये है ये क्या करते हैं, एक गैस को लिबरेट करता है, स्वतंत्र करता है, फैलाता है, जिसे एसिटाइलिन के नाम से जानते हैं। और वो किस में हेल्प करती है? हमारा फ्रूट राइपनिंग में। जो हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, उनको पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम कार्बाइड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है केले में निम्नलिखित खनिजों में से किसकी उपस्थिति उन्हें थोड़ा रेडियोधर्मी बनाती है? ऑप्शन ए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। प्रेजेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग मिनरल्स इन बनाना मेक्स देम स्लाइटली रेडियो एक्टिव। तो ये हमें नहीं पता होगा आप लोगों को। तो बनाना है जो वो थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है, रेडियोधर्मी होता है। तो ऐसा कौन सा खनिज है जिसकी वजह से जो केला होता है हम लोग का वो रेडियोधर्मी है? तो रेडियोधर्मी का इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। पोटेशियम की खनिज, इस पोटेशियम खनिज की वजह से ही जो केला होता है वो रेडियोधर्मी होते हैं। स्लाइट रेडियो एक्टिविटी ऑफ बनाना इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ K40। जो पोटेशियम है उसको हम क्या और बोलते हैं? K40 के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जब एक ट्यूबलाइट टूटता है तो एक खुर ध्वनि उत्पन्न होती है क्योंकि व्हेन अ ट्यूबलाइट ब्रेक्स अ क्रैकिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रेशर इनसाइड द लैंप इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वातावरण में प्रेशर होता है हम लोग का, एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है, जो लैंप के अंदर प्रेशर होता है वो कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसी वजह से क्या होता है, जब ट्यूबलाइट टूटती है तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, क्रैकिंग साउंड उत्पन्न होता है इसी की वजह से। तो फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है, फ्लोरोसेंट लैंप ट्यूब जो होती है वो फिल होती है, यानी कि उसमें भरी होती है कौन सी गैसेस? लो प्रेशर होती है उसमें मरकरी वेपर, आर्गन, जेनॉन, नियोन और क्रिप्टॉन। ये गैसेस जो होती हैं जो लो प्रेशर की गैसेस है हम लोग की, उसमें भरी होती हैं। तो इसी वजह से द प्रेशर इनसाइड द लैंप इज अराउंड 0.3% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाह्य प्रेशर होता है उसका 0.3% ही अंदर का प्रेशर होता है लैंप के। तो इसी वजह से खुर ध्वनि उत्पन्न होती है इसके टूटने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रास। निम्नलिखित में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो ब्रास को क्या बोलते हैं? पीतल के घटक हमें बताना है। इन सभी ऑप्शंस में से जिंक, कॉपर, आयरन, जिंक, कॉपर, निकल, आयरन एंड कॉपर में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा है जो पीतल के घटक हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिंक एंड कॉपर। जिसे में जिंक को हम क्या बोलते हैं? जस्ता, और कॉपर को क्या बोलते हैं? तांबा। तो ध्यान रखिएगा जिंक एंड कॉपर यानी कि जस्ता और तांबा ही पीतल के घटक हैं, ब्रास के घटक हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी। एलपीजी के मुख्य घटक क्या हैं? ए मीथेन, हेक्सेन, इथेन, बी मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, सी इथेन, पेंटेन, हेक्सेन, डी इथेन, मीथेन और पेंटेन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ये गैसेस होती हैं एलपीजी के अंदर। जो हम लोग के घरों में सिलेंडर भी होते हैं, जो एलपीजी के सिलेंडर हैं, उसमें उसका मुख्य घटक क्या है? मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। तभी जो है आपने देखा होगा कभी कभार कि एलपीजी के जो जब सिलेंडर लीक होता है तो उसमें एक अलग तरह की गैस लीक होने की स्मेल आती है। इसमें जो हमें पता लगता है जिससे गैस लीकेज है वो इन्हीं सभी गैसेस की वजह से होता है। मेन जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पता लगाती है कि क्यों क्या लीकेज हो रही है वो है ब्यूटेन गैस। तो ध्यान रखिएगा मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन एलपीजी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेन घटक हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन होगी, जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसका उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ ये पूछ रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के निम्नलिखित गुणों में से कौन सा इस काम में मदद करता है कि जो पानी को शुद्ध करने के लिए काम में आता है। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर
विच अमंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हेल्प्स इन दिस वर्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसी वजह से पोटेशियम परमैंगनेट पानी को शुद्ध करता है, और इस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को हम ऑक्सीकरण भी बोलते हैं हिंदी में, तो ध्यान रखिएगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, थोड़े समय के लिए एक शरीर पर कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज। इनमें से कौन सी ऐसी फोर्स है? एवरेज फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स या टेंशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंपल्स, आवेग जिसे बोलते हैं। आवेग ही, इंपल्स ही वही एक बल है जो थोड़े समय के लिए शरीर पर कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। तो इसी वजह से जो आपने अगर देखा होगा, जब हम बॉल को हिट करते हैं बैट से, तो वही क्या होती है, वो उसका एग्जाम्पल है, इंपल्स का एग्जाम्पल है। जब हम बॉल को हिट करते हैं बैट से क्रिकेट में, तो वही एक एग्जाम्पल किसका है? इंपल्स का एग्जाम्पल है। और इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। जो हम लोग का एवरेज फोर्स होती है, बल होता है हम लोग का, और उसको अगर टाइम से हम गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इंपल्स मिल जाएगा। और ये मेजर होता है टोटल इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसकी जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकंड। इंपल्स की जो यूनिट है वो न्यूटन सेकंड, क्योंकि इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इंपल्स ही वो एक ऐसा बल है जो शरीर पर कार्य करने वाले थोड़े समय के लिए लगता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन प्योर शुगर? तो पहले बात कर लेते हैं कि प्योर शुगर होती कौन सी है। प्योर शुगर होती है हम लोग की सुक्रोज। जी हाँ, प्योर शुगर हम लोग की होती है सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, जिसका फॉर्मूला है दोस्तों C12H22 और O11। इसी को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये इसका फॉर्मूला है। और अब हमें बताना है कि इन सब में से जो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं वो शुद्ध चीनी में मौजूद नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध चीनी में नाइट्रोजन नहीं होती। इसके अलावा ये तीनों चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा, प्योर शुगर को हम सुक्रोज भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, निम्नलिखित में से किस मछली में केंद्रीय स्नायु तंत्र नहीं होता? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट। विच अमंग द फॉलोइंग फिशेस डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम? किस में केंद्रीय स्नायु तंत्र नहीं होता? किस प्रकार की मछली में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेलीफिश। जेलीफिश में जो है वो केंद्रीय स्नायु तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिलिकॉन हाइड्रोजेल का सबसे आम उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स इज मेकिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? जो सिलिकॉन हाइड्रोजेल्स है इसका उपयोग हम किस में करते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टेक्ट लेंसेज। जी हाँ, जो आंखों में कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए जाते हैं उसी में सिलिकॉन हाइड्रोजेल का आम उपयोग हम लोग करते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, कॉन्टेक्ट लेंसेज में क्या यूज होता है? सिलिकॉन हाइड्रोजेल। उनको बनाने के लिए सिलिकॉन हाइड्रोजेल का प्रयोग होता है कॉन्टेक्ट लेंसेज को बनाने में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शहद में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा अधिकतम है? विच अमंग द फॉलोइंग शुगर्स इज मैक्सिमम इन हनी? तो जो हम लोग के पास शहद होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रक्टोज। जो फूलों से या हम लोग को फलों से जो शुगर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। और यही जो फ्रक्टोज है यही जो है शहद बनाने में उपयोग लाई जाती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा फ्रक्टोज में, शहद में फ्रक्टोज की होती है। तो ध्यान रखिए, फ्रक्टोज भी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। यही शहद में शर्करा सबसे अधिक होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित एसिड के गठन और जमा होने के कारण थकान होती है। तो हमें जब थकान होती है वो किस वजह से होती है? मांसपेशियों में एक एसिड जमा हो जाता है, उसका गठन हो जाता है, वहां पर वो जमा हो जाता है, तो उस वजह से हम लोग को थकान महसूस होती है। तो इसमें पूछा है, फैटीग इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपॉजिटिंग ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स इन मसल्स? तो मांसपेशियों में कौन सा एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से हम लोग को थकान होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक एसिड ही ऐसा एसिड है जो मांसपेशियों में गठित हो जाता है, जमा हो जाता है, जिस वजह से हमारे शरीर को थकान महसूस होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों का पकना निम्न में से किस हार्मोन के कारण होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज बिकॉज ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स? किस हार्मोन की वजह से फलों का जो पकना है वो संभव होता है, वो कारण होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इथाइलिन। इथाइलिन की वजह से ही, इसी हार्मोन की वजह से फलों का जो पकना है वो संभव होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेप्स मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। एक इंफॉर्मेशन है, ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुई है कि कौन सी ऐसी हमारे शरीर में हड्डी है जो सबसे छोटी और सबसे हल्की है। तो आप ध्यान रखिएगा, उसका नाम है स्टेप्स। लेकिन क्वेश्चन यहां पर जो पूछा हुआ है वो ये पूछा है ये किस अंग का हिस्सा है, कहां पर ये स्थित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो जो स्टेप्स, द स्मॉलेस्ट एंड द लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज अ पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? तो ईयर का पार्ट होता है ये कान का। कान में ये हड्डी स्थित होती है जो सबसे छोटी और सबसे हल्की हड्डी होती है। तो यहाँ पर थोड़े स्टैटिक जीके की बात कर लेते हैं। जो एक एडल्ट ह्यूमन है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, 206 बोन्स हैं जो एडल्ट के शरीर में होती है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न जो बेबी है, उसके शरीर में 300 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। 300 जो बोन्स हैं वो न्यूबॉर्न बेबी के शरीर में होती हैं। तो जो 94 बोन्स हैं वो फ्यूज होती हैं एज ए बेबी ग्रोज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो फ्यूज हो जाती है। 94 जो हड्डियां हैं वो वहां से कम हो जाती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स और जो टोटल नंबर ऑफ हड्डियां हैं यानी कि बोन्स हैं ह्यूमन स्कल में, यानी कि खोपड़ी में कितनी है, वो है 29। मानव जो खोपड़ी है उसमें, स्कल है, उसमें कितनी हड्डियां हैं? 29, 29 हड्डियां वहां पर होती हैं। और जो फेस होता है, जो मनुष्य का जो फेस होता है हम लोग का, उसमें होती हैं 14 हड्डियां। याद रखिएगा, फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। स्कल में कितनी थी? 29। और जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें 300 हड्डियां होती है, बाद में 94 कम हो जाती है। तो इसे एडल्ट के शरीर में होती है 206 हड्डियां। जो वयस्क है उसके शरीर में होती है 206 हड्डियां। और यहाँ पर अगर सबसे हल्की और सबसे छोटी की बात हुई है तो हम एक सबसे बड़ी और सबसे जो लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट है, लेंथ में भी जो बड़ी है और वैसे भी जो लार्जेस्ट है, उस बोन का बात कर लेते हैं। उसका नाम है फेमर, FEMUR। जो फेमर हड्डी है वो सबसे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट होती है, जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन की थाई में। जो हम लोग की थाई है वहां पर ये बोन प्रेजेंट होती है। ये सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो हड्डी होती है, जो सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी होती है वो होती है फेमर। ध्यान रखिएगा इसका नाम। और जो शॉर्टेस्ट है वो स्टेप्स है, और इसको स्टरअप के नाम से भी जानते हैं। मिडिल ईयर में होती है, ये हम लोग के कान में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलिमेंट्री कैनाल के निम्नलिखित भागों में से कौन सा रेनिन एंजाइम स्रावित होता है? इन विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द रेनिन एंजाइम इज सिक्रेटेड? कहां से सिक्रेट होते हैं जो रेनिन एंजाइम है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टमक। स्टमक में रेनिन एंजाइम जो स्रावित होता है एलिमेंट्री कैनाल में से। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये बायोलॉजी का, रेनिन एंजाइम की तरफ से। ये स्टमक में होता है हम लोग के। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोकोफेरोल की कमी से पुरुषों और महिलाओं में बांझपन होता है। टोकोफेरोल का लोकप्रिय शब्द है, डेफिशिएंसी ऑफ टोकोफेरोल लीड्स टू स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड फीमेल्स। द पॉपुलर वर्ड फॉर टोकोफेरोल इज, तो हमें इसमें बताना है टोकोफेरोल जो है वो लोकप्रिय शब्द है किसका? तो यहाँ पर है विटामिन डी को ही टोकोफेरोल बोला जाता है। सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ई। माफ कीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन ई। इसी को हम टोकोफेरोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई ही जो है वो टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, MON 863, MON 863 एक अनुवांशिक रूप से इंजीनियर किस्म है जो निम्नलिखित में से है। MON 863 इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेराइटी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? तो हमें बताना है जो इंजीनियर की जो किस्म है, अनुवांशिक रूप से जो मॉडिफाइड है, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, ये जो MON 863, ये किसका पार्ट है, यानी कि किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेज, यानी कि मक्का ही
मक्के का ही एक किस्म है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है या मॉडिफाइड है, MON 863, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन यानी कि तैरने की क्रिया के सिद्धांत को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो हम सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज। इन्होंने ही तैरने की क्रिया के सिद्धांत को बताया था पहली बार, और ये एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट थे। अब ध्यान रखिएगा, ये जो थे आर्किमिडीज जो थे एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये तैरने की जो क्रिया के सिद्धांत को बताया था सबको। तो यही ये सिद्धांत क्या बोलता है, व्हेन ए बॉडी इज इमर्स्ड पार्शियली और होली इन अ लिक्विड, जब किसी वस्तु को या तो पूरी तरीके से या आधे तरीके से लिक्विड में डुबाया जाता है, तो देयर इज एन एपरेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी, तो जो उस वस्तु का भार है वो कम हो जाता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। और वो भार जो कम होता है वो किसके बराबर में होता है, कि जितना लिक्विड वो वहां से हटाता है या डिस्प्लेस करता है। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया था, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने की क्रिया के सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शरीर द्वारा अनुभव की जाने वाली ऊर्ध्वगामी शक्ति क्या है जब इसे किसी द्रव्य में डुबोया जाता है, जिसे कहा जाता है व्हाट इज द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड नोन एज। तो ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बॉयंट फोर्स। इसको बॉयंट फोर्स को हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावक बल। व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस, इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन दैट बॉडी। ऊपर की तरफ लगने वाली फोर्स को ही, बल को ही हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स यानी कि उत्प्लावक बल। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स। इस अपथ्रस्ट को ही या उत्प्लावक बल को ही हम क्या बोलते हैं, बायंट फोर्स बोलते हैं। द होल फिनोमिना इज नोन एज बायंसी। उत्प्लावन बोलते हैं इस पूरे फिनोमिना को, जो ये पूरा हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन। तो कौन सा वो बल है, उत्प्लावक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बायंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग केमिकल्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड ही जो है वो फोटोग्राफी में इस रसायन का उपयोग हम लोग करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने रेडियम की खोज की थी। मोस्ट फेमस क्वेश्चन केमिस्ट्री का, और ये बहुत बार एग्जाम में हम लोगों ने देखा है। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैड डिस्कवर्ड रेडियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी। और इनके लिए आपको ध्यान होगा, रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था 1911 में। तो ध्यान रखिएगा, मैरी क्यूरी एंड पेरी क्यूरी, दोनों ने ही मिलकर किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है केमिस्ट्री के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें बताना है अगले क्वेश्चन में इनमें से कौन सी क्विक सिल्वर है। क्विक सिल्वर, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर, विच अमंग द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर। इनमें से कौन सा क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मरकरी। मरकरी ही क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेल धातु, बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। बेल धातु निम्नलिखित में से किस धातु का मिश्र धातु है। तो हमें बताना है जो बेल मेटल है, बेल धातु है, किससे मिलकर बना है, ये किस चीज का अलॉय है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड टिन। कॉपर एंड टिन से ही मिलकर बेल धातु बनाया जाता है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा या टिन। तांबा और टिन को ही कॉपर एंड टिन बोला जाता है। तो जो बेल मेटल है ये एक तरह का ब्रोंज है, फॉर्म ऑफ ब्रोंज है ये, विद हायर टिन कंटेंट, जिसमें टिन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, टिपिकली जिसमें कॉपर होता है 78%, जिसमें कॉपर होता है वो होता है 78%, और जो हम लोग का टिन होता है वो होता है 22%। जो टिन है वो कितना होता है, 22%, और कॉपर कितना होता है 78%। टिन होता है 22% बाय मास। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट सच एज सिंबल्स। सिंबल्स और जो हम लोग के बेल वगैरह है वो किससे बनाया जाता है, इसी बेल मेटल से बनाया जाता है। और किसका अलॉय है, कॉपर एंड टिन का। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जिसमें कॉपर की मात्रा 78% और टिन की मात्रा 22% होता है।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है मैग्नीशिया के दूध का संभावित पीएच क्या होता है। तो हमें पीएच बतानी है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अक्सर हम लोगों ने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। व्हाट कैन बी द प्रोबेबल पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.5 इसकी पीएच होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। अब यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात हुई है, तो चलो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्चुअल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज एन एल्केलाइन बेस एंड हैज एन ओवरऑल पीएच ऑफ अराउंड 10.5, 10.5 के आसपास इसकी जो पीएच होती है। और ये यूज किस लिए होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये रिड्यूस करता है स्टमक के एसिड को और इंक्रीज कर देता है वाटर को। कहां पर? इंटेस्टाइन में। हम जो कि आंतें जो होती है वहां पर वाटर को इंक्रीज कर देता है और स्टमक में जो एसिड है उसको डिक्रीज कर देता है और बाउल मूवमेंट्स को इंड्यूस जो कर देता है, ये करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड एज ए लेक्सेटिव टू रिलीव ओकेजनल कॉन्स्टिपेशन। जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है उसको थोड़ा सा आराम देने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं। और ये एंटी एसिड की तरह भी काम करता है इंडाइजेशन में, सोर स्टमक में और हार्ट बर्न में। तो एंटासिड की तरह भी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम करता है। इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान रखिएगा कि इसके क्या यूजेज हैं और इसका पीएच कितना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक छोटी तरल ड्रॉप, यानी कि जो हम लोग की छोटी सी ड्रॉप होती है पानी की, जो लिक्विड होती है, लिक्विड ड्रॉप होती है, वो गोलाकार कार में क्यों होती है? वो गोल क्यों होती है, हमें ये बताना है। किस प्रॉपर्टी की वजह से, उसकी किस सिद्धांत की वजह से जो वो हम लोग का जो पानी की ड्रॉप होती है वो गोल होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ही वही एक प्रॉपर्टी है, किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की जो बूंद होती है और जो गोलाकार धारण कर लेती है, ना कि कोई अन्य रूप जैसे घनाकार। तो इसी वजह से जो पारे की जो बूंद होती है, जो हम लोग की जो ड्रॉप होती है, वो गोल होती है पृष्ठ तनाव की वजह से, यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से। इसी वजह से कोई और फॉर्म नहीं लेता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रव अपने पृष्ठ यानी कि सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी जो लिक्विड ड्रॉप है वो अपने जो क्षेत्रफल जो है, सतह का क्षेत्रफल है, जो सरफेस का उसका एरिया है, वो मिनिमम करने की कोशिश करता है, न्यूनतम करने की कोशिश करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव की वजह से। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बताना है, विच गैस इज द मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस। हंसने वाली गैस, यानी कि जब आपने देखा होगा पुलिस कई बार जो छिड़काव करती है उन गैस का, तो हंसाने वाली जो गैस होती है वो सबसे लोकप्रिय कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड ही लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल वॉज डिवेल्प्ड बाय विच कंट्री। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो ये ज्वाइंट वेंचर था, यानी कि मिलाकर इसको बनाया था। इस मिसाइल को किसने? इंडिया और रशिया ने। इंडिया रूस ने मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया था। ब्रह्मोस मिसाइल मिलाकर बनाई गई थी इंडिया और रशिया के द्वारा। तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो इसका आंसर है रॉट आयरन। रॉट आयरन जो है वही लोहे का शुद्धतम रूप है। अगला क्वेश्चन है, टू मेजर ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण या यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है हाइग्रोग्राफ। हाइग्रोग्राफ, हाइग्रोग्राफ है जो हाइग्रोग्राफ का ही उपयोग किया जाता है हवा में आर्द्रता मापने के लिए। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, इस स्पेसक्राफ्ट द्वारा हासिल की गई एक ऐतिहासिक जीत जो अपनी पहली कोशिश में ही मंगल तक पहुंच गया। हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव्ड बाय अ स्पेसक्राफ्ट विच गॉट मार्स ऑन इट्स फर्स्ट ट्राई। तो इसका आंसर है, आपको मूवी का नाम भी सुना होगा, मंगलयान। मंगलयान ही जो पहला स्पेसक्राफ्ट था जो पहली कोशिश में ही मंगल तक पहुंच गया, और इसको डेवलप किया था इसरो ने भारत में, और लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, जो पहुंच गया था मंगल पर 24 सितंबर 2014 को ये मंगल पर पहुंच गया था। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया गो इनटू ऑर्बिट। भारत का उपग्रह पहला वो कौन सा था जो कक्षा में पहुंच गया था ऊपर? उसका आंसर है आर्यभट्ट। उसे किसके नाम से जाना जाता है? आर्यभट्ट। ये पहला सैटेलाइट था जो कि
जो ऑर्बिट है, कक्षा है, वहां पर पहुंच गया था। पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन रिलेटेड होगा हम लोग की मैक्सिमम बायोलॉजी से और बाकी सब चीजों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन से ही क्या संबंधित है हम लोग की? श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय? बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है एफ बेंटिंग। एफ बेंटिंग थे जो उन्होंने ही बैरोमीटर का आविष्कार किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है कंप्यूटर में जो हम लोग यूज करते हैं? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस की ये फुल फॉर्म है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विच सिटी इज बिल्ड ऑन मोर देन 100 आइलैंड? जो 100 आइलैंड पर बनी हुई 100 से ज्यादा आइलैंड पर बनी हुई जो सिटी है उसको किसके नाम से जानते हैं हम? वेनिस वो सिटी है जो 100 आइलैंड से ज्यादा पर बनी हुई है, और इसे कैपिटल भी बोला जाता है नॉर्दर्न इटली का। नॉर्दर्न इटली का जो वेनेटो रीजन है उसका इसको कैपिटल भी बोला जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, नेम द सुटेबल मटेरियल फॉर प्यूरिफाई द वाटर। पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त सामग्री का नाम बताइए। तो इसका आंसर है जियोलाइट। जियोलाइट ही वही सामग्री है जो पानी को शुद्ध करने के लिए काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ रॉकेट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? रॉकेट का सिद्धांत रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही जो रॉकेट है, प्रोपल्शन है, वो काम करता है। तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है, पानी में डूबे होने पर बाहर दिखाई देने वाली बर्फ की मात्रा कितनी होती है? फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस सीन आउटसाइड व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। तो 10.5% आइस ही हमको बाहर दिखाई देती है जब वो पानी पर डूबी होती है। तो यही मात्रा है जो बाहर दिखाई देती है हम लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिवाइस यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग इवन फीबल करंट, सबसे जो कमजोर करंट है उसको भी पता करने के लिए डिवाइस का उसका हमें बताना चाहिए कि उस डिवाइस का नाम क्या है। उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोस्कोप। गैल्वेनोस्कोप ही वही डिवाइस है जो फीबल कमजोर जो करंट है उसका हमें पता लगवाती है। जो कौन सी डिवाइस है? गैल्वेनोस्कोप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग? एनीमोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने के लिए किया जाता है। क्या मापने के लिए? विंड स्पीड। जो विंड की स्पीड है वो मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइपरटेंशन इज टर्म यूज्ड फॉर? हाइपरटेंशन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर। इंक्रीज्ड इन ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हम लोग का बढ़ जाता है तो जो हम लोग का जो रक्त का दाब जब बढ़ जाता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं टर्म? उसके लिए टर्म यूज की जाती है हाइपर टेंशन। तो ध्यान रखिएगा इसको। हाइपर टेंशन किसके लिए प्रयोग करते हैं? ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर के लिए। अगला क्वेश्चन है, विच एनिमल नेवर ड्रिंक्स वाटर इन इट्स एंटायर लाइफ? कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? जी हाँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंगारू रैट। कंगारू रैट ही वही एक जानवर है जो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स इन द बॉडी दैट एनगल्फ फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया? शरीर में कोशिकाओं का नाम क्या है जो बैक्टीरिया जैसे विदेशी कणों को संलग्न करते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स ही वही कोशिकाएं हैं जो बैक्टीरिया जैसे विदेशी कणों को संलग्न करते हैं या एंगल्फ या खा लेते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेगोसाइट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन? मानव में मांसपेशियों की कितनी संख्या होती है? संख्याएं कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, 639। 639 ही मांसपेशियां एक मानव शरीर में, स्वस्थ मानव शरीर में होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स है हम लोग के शरीर में, जो रक्त में, उसका जीवन काल क्या है? उसका लाइफ स्पैन क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 120 डेज। 120 दिन जीवन काल होता है आरबीसी का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? अब हमें WBC का लाइफ स्पैन बताना है। WBC का लाइफ स्पैन होता है ऑप्शन नंबर ए 2 से लेकर 15 दिन, 2 to 15 डेज जो है वो WBC का लाइफ स्पैन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द वर्टेब्रेट दैट हैज 2 चैम्बर्ड हार्ट? कौन सा कशेरुक है जिसमें 2 कक्षीय हृदय हैं? जिसमें हृदय है वो 2 चैम्बर का होता है, 2 द्विकक्षीय होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि फिश। फिश ही वही कशेरुक है जिसमें 2 कक्षीय हृदय होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड? सबसे छोटा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कीवी। कीवी ही वही सबसे छोटा पक्षी है जो फ्लाइटलेस होता है। इसमें यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ये विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस, जो नहीं उड़ता है और सबसे छोटा है, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कीवी। कीवी ही इसका आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ? सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर सी लिजार्ड। छिपकलियां, जो लिजार्ड है उनके अध्ययन को ही हम क्या बोलते हैं? सोरोलॉजी। हमने बहुत बार देखा है अलग तरह के अध्ययन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन है? वो है लिजार्ड का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हमें बताना है हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय? हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम स्त्रावी ग्रंथियां। जो स्त्रावी ग्रंथियां हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिनके द्वारा हार्मोन निर्मित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि हिंदी में से बोलते हैं हम लोग। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों को ये कंट्रोल करती है। यही सबसे मास्टर ग्रंथि हम लोग की जो मास्टर ग्लैंड है वो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है फुल फॉर्म ऑफ एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अब यहाँ पर एडीएच की बात हुई है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन की, तो ये बता देते हैं आपको कि ये होता क्या है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके गुर्दे यानी कि किडनी जो है आपके शरीर में पानी की मात्रा का प्रबंधन करने में मदद करता है। आपके जो हमारी किडनी है उसे हेल्प करता है कि कितना पानी हम लोग को मैनेज करना है बॉडी में, उसका प्रबंध करना है। वो कौन सा करता है हार्मोन? एडीएच यानी कि एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। जो ब्रह्ममूत्र अयोग कई प्रकार के होते हैं, ब्रह्ममूत्र जो रोग होते हैं वो बहुत ही प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक का कारण भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य में पाए जाने वाला सबसे आम प्रकार है केंद्रीय ब्रह्ममूत्र रोग। तो इसमें क्या होता है? सेंट्रल डीआईबी बोलते हैं इसे, जो ऑर्गेनिन वेसोप्रेसिन यानी कि एवीपी की कमी से होता है, जिसे मूत्र स्राव को कम करने वाले हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, एवीपी को, जिसे हम क्या बोलते हैं? एवीपी को। ये भी हम लोग का इसको बोला जाता है ऑर्गेनिन वेसोप्रेसिन, जिसकी कमी से जो बहम मूत्र रोग होता है उसे हम ये बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है रक्त, शरीर में रक्त शर्करा का सामान्य मूल्य क्या है? व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी? तो इसका आंसर शायद सभी को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर ए 80 to 120 मिलीग्राम, यानी कि पर 100 ml ऑफ ब्लड। 80 to 120, 80 से 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है रक्त में, शरीर में रक्त की शर्करा का सामान्य मान है ये, ठीक है। तो नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन बॉडी कितना होता है? 80 to 120 पर 100 ml ऑफ ब्लड। आप इसे ध्यान रखिएगा। इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, इसमें हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वहन रक्त करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड? इम्प्योर जो ब्लड है वो कौन कैरी करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो आर्टरी है वही हम लोग का इम्प्योर ब्लड है जो उसको कैरी करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? फेफड़े की धमनी, यही जो है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है। तो चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, इसमें हमें बताना है विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये जो विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो इसका आंसर है क्रिश्चियन बर्नार्ड जी ने विश्व का सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो चलिए
आज के सेशन में इतना ही। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि सामान्य साइंस से यानी कि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न थे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। मैं आशा करता हूं आपको ये पूरा वीडियो समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको पूरा समझ आ गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, पार्ट नंबर 2 में, फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ साइंस के, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।